नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। ब्रेकिंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर बिहार से है। बिहार में सुशासन की शपथ ली गई है। बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। बड़ी संख्या में जनता ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। समारोह में राजनीतिक और सरकारी नेता भी उपस्थित रहे। तो आपको बता दें कि बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। अब नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। नीतीश कुमार ने सीएम पद की 10वीं बार शपथ ली है। मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि। तो बिहार में नई सरकार बन गई है। नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ ली है। तो वहीं बिहार में नई सरकार बन चुकी है। सम्राट चौधरी ने भी अपने पद की शपथ ली है। बता दें कि विजय कुमार सिन्हा ने भी पद की शपथ ली है। डिप्टी सीएम पद के लिए दोनों नामों पर मुहर लगी। नई सरकार का मंत्रिमंडल तैयार हो गया। पीएम मोदी की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कई राज्यों के सीएम भी इस दौरान मौजूद रहे। तो सभी बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया। सभी इस मुख्य कार्यक्रम में, इस भव्य कार्यक्रम में पहुंचे थे और नीतीश कुमार के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है। तो शपथ ग्रहण में सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। बता दें कि सीएम नायब सिंह सैनी पटना पहुंचे हैं। बिहार के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस दौरान मौजूद रहे। बिहार की जनता का प्रचंड जीत के लिए सीएम नायब सैनी ने धन्यवाद दिया है। तो आज सीएम नायब सैनी पटना पहुंचे। पटना के गांधी मैदान में हुए भव्य शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने बिहार की जनता का भी धन्यवाद किया है। प्रचंड जीत के लिए बिहार की जनता को उन्होंने धन्यवाद दिया है। सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार की हमारी जनता, बिहार की मातृशक्ति, बिहार के सभी बुजुर्ग, सभी युवा साथी, मैं बिहार के जन जन को दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने नॉन स्टॉप आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। तो हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने समीक्षा बैठक की। चंडीगढ़ में सीएम नायब सैनी ने समीक्षा बैठक की है। कुरुक्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम को लेकर एक बैठक की गई। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बैठक में चर्चा हुई। 25 नवंबर को पीएम मोदी का हरियाणा दौरा है। 25 नवंबर को पीएम मोदी हरियाणा आएंगे और कुरुक्षेत्र में सभी तैयारियों को लेकर जो है आज समीक्षा बैठक की गई है। बता दें कि सभी संबंधित विभागों को सीएम नायब सैनी ने निर्देश दिए हैं। तो कुरुक्षेत्र में हो रहे कार्यक्रम को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। पीएम मोदी 25 नवंबर को हरियाणा पहुंचेंगे, हरियाणा का दौरा करेंगे और इसी को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है फरीदाबाद से। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में जांच तेज है। पुलिस ने विशेष जांच दल का गठन किया है। सभी मामलों की जांच करेगी स्पेशल टीम। विशेष जांच दल में 4 अधिकारी शामिल हैं। डीसीपी क्राइम, एसीपी क्राइम और एसीपी तगांव शामिल किए गए हैं।
तो बता दें कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर जांच तेज है, जांच का दायरा भी बढ़ा दिया गया है और यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। अब एक विशेष टीम का गठन किया गया है। बता दें कि विशेष जांच दल में 4 अधिकारी शामिल किए गए हैं, जिसमें कि डीसीपी क्राइम, एसीपी क्राइम और एसीपी तिगांव शामिल हैं। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर जांच तेज की गई है। सारे जो दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं और हर एक चीज का ऑडिट भी किया जा रहा है कि फंडिंग वगैरह कहां से हुई है। जो संस्थापक थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। अभी सभी मामलों की जांच के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसमें कि 4 अधिकारी शामिल किए गए हैं। तो 4 विशेष अधिकारी हैं जो कि इस पूरी जांच को संभालेंगे, पूरी जो है जांच करेंगे। जांच दल का गठन किया गया है, सभी मामलों की जांच करेगी अब स्पेशल टीम। जांच दल में 4 अधिकारी शामिल किए गए हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनिल राठी जुड़ चुके हैं। अनिल, अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार हम देख रहे हैं शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। एक और जो है अपडेट आया है कि जांच मामले में तेज की गई है और जांच दल का गठन किया गया है। 4 अधिकारी जांच दल में शामिल किए गए हैं। क्या अपडेट है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मामले एक के बाद एक जो है वो फाइलें खुलती जा रही हैं, उससे स्वाभाविक है कि इसकी संलिप्तता लगातार जो है वो कई मामलों में मिलती जा रही है। चाहे फिर ईडी की बात कर जाए, चाहे एनआईए की बात कर जाए, क्योंकि अभी तक 17 से 18 टोटल जो है वो गिरफ्तारियां इस पूरे घटनाक्रम के अंदर हो चुकी है। दिल्ली बम कांड को लेकर के जिन लोगों की संलिप्तता मिली है एनआईए को, उन तमाम लोगों की जो है वो गिरफ्तारियां कर चुकी है। साथ ही साथ जिस तरीके से जवाद सिद्दीकी जो इसका ऑनर है उसके खिलाफ ईडी की तरफ से लगातार जो है वो कार्रवाई की जा रही है। चाहे फिर इसके घर पर नोटिस चस्पाने की बात हो या फिर इसके खिलाफ जिस तरीके से 13 दिनों के लिए इसको रिमांड पर लिया हुआ। साथ ही साथ अब फरीदाबाद पुलिस, जिस तरीके से हम लगातार शुरुआती दौर से कह रहे हैं कि तमाम तरह की जांच एजेंसियां जहां एक तरफ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अपनी जांच जो है वो उच्च लेवल पर कर रही है, तो वहीं फरीदाबाद पुलिस भी जो है वो इसके अंदर लगातार पिछले कई दिनों से संलिप्त हो चुकी है। और क्योंकि इनके इलाके फरीदाबाद के अंदर ये पूरी घटनाक्रम हुआ है, तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद पुलिस ने इसको लेकर के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का जो है वो गठन किया है, जो कि फरीदाबाद के जो पुलिस उपायुक्त हैं सतेंद्र गुप्ता, उनकी तरफ से इसका गठन किया गया है। इसमें बाकायदा 7 अधिकारी जो है वो नियुक्त किए गए हैं, जिसमें कि डीसीपी क्राइम, एसीपी क्राइम और एसीपी तिगांव सहित कई एसएचओ जो है वो इसके अंदर शामिल हैं। तो फिलहाल अब इस एजेंसी, इस जो टीम है, इसका मूल रूप से टारगेट जो है वो ये रहेगा कि इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी में तमाम जो ये घटनाक्रम हुआ है, आखिरकार इसमें कौन कौन संलिप्त हैं, किस तरीके की इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही, कैसे कहां से ये लोग सामान लेके आए हैं, किस किस तरीके से। तो एक पूरी रिपोर्ट ये टीम जो है वो तैयार करेगी और उस रिपोर्ट को जो है वो उसके पश्चात उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगी और उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार जो है वो फिर इसके खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटेगी। तो कह सकते हैं कि अब चारों तरफ से जिस तरीके से अल-फलाह यूनिवर्सिटी की जो जांच एजेंसियां हैं वो मेन सेंटर पॉइंट बन गई है और ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी, और इसी को लेकर के लगातार जांच एजेंसियों का शिकंजा अब इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के ऊपर कसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिस तरीके से लगातार इसके ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जो सफेद कॉलर में इन लोगों ने एक तरीके से आतंकवादी यहाँ पे छुपाए हुए थे, तो उन लोगों को अब जो है वो पुलिस बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है और तमाम तरीके की जो अब जांच है पुलिस की सीधे तौर पर इस अल-फलाह यूनिवर्सिटी के, और आने वाले समय में इसके ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो होने वाली है, जिस तरीके से लगातार जांच एजेंसियों का जांच जो है वो आगे की ओर जारी है। तमन्ना। अनिल, बहुत सारी गिरफ्तारियां यूनिवर्सिटी से, जांच पड़ताल भी जो है की जा रही है, दस्तावेज सारे खंगाले जा रहे हैं। क्या अभी भी कुछ ऐसी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है कि अभी भी यूनिवर्सिटी से कोई और गिरफ्तारी हो सकती है या इस तरह का कोई अहम सुराग हाथ लगा यूनिवर्सिटी से? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैं लगातार बता रहा हूं कि लगभग 100 से ऊपर लोगों से पूछताछ जो है वो जांच एजेंसियां अपने अपने स्तर पर कर चुकी हैं और इनमें से अभी तक ऑफिशियली अगर बात कर जाए तो 17 से 18 गिरफ्तारियां जो है वो टीमें डाल चुकी हैं और अभी भी टीम की रडार पर लगभग 50 लोग जो है वो राउंड अप किए हुए हैं। अनऑफिशियली उन लोगों से पूछताछ की जा रही है, उन लोगों के तमाम डाटे खंगाले जा रहे हैं, उन लोगों की संलिप्तता इस पूरे घटनाक्रम में कितनी है, किस तरीके के इन्वॉल्वमेंट है, वो
तमाम चीजों पर जो है फिलहाल अभी जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं और आने वाले समय में अभी और भी गिरफ्तारियां जिस लोगों की इसके अंदर जैसी जैसी इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही है उसके हिसाब से उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे। हालांकि जांच एजेंसियां किसी भी बेकसूर को, जिस तरीके से हम लगातार कह रहे हैं कि जिसका इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको किसी भी प्रकार से तंग नहीं किया जा रहा। जिस तरीके से हमने देखा भी था, कुछ डॉक्टरों को हिरासत में लिया था, पूछताछ की गई, उनका डाटा खंगाला गया। जब उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं मिली तो उनको जो है वो बिल्कुल आराम से छोड़ दिया गया। तो कह सकते हैं कि अभी आगे आने वाले समय में जैसे जैसे लोगों की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट मिल रही है, यदि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कुछ अधिकारी भी दोषी होंगे तो उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई होनी लाजमी है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा ये जो है वो देश से जुड़ा हुआ मुद्दा था और इस मुद्दे में जो है वो जांच एजेंसियां कतई भी ढील बरतती हुई नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि देश के जो गद्दार हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई फिलहाल जांच एजेंसियां जो है वो करती हुई दिखाई दे रही हैं और आने वाले समय में कुछ और बड़ी गिरफ्तारियां भी जो है वो देखने को मिल सकती हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनिल जानकारी के लिए। तो ये बात तो साफ है कि जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं और जो भी इस पूरे मामले में संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटी को लेकर भी जांच तेज है। जांच दल में 4 अधिकारी शामिल किए गए हैं जो कि इस पूरी यूनिवर्सिटी को लेकर जांच करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ब्रेकिंग बुलेटिन का फिर से रुख करते हैं। खबर रोहतक से है। हत्या का एक सनसनीखेज मामला रोहतक से सामने आया। रोहतक में हॉरर किलिंग का जो सनसनीखेज मामला है वो सामने आया है। कहनी गांव में गोली मारकर विवाहिता की हत्या की गई है। बचाने आए देवर साहिल को भी गोली मारी गई। देवर साहिल को पीजीआई ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। घटना के वक्त घर पर नहीं था मृतका का पति सूरज और गांव के ही एक युवक से जो है प्रेम विवाह से नाराज था परिवार, जिसके बाद इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है, जो कि अभी शुरुआती जानकारी में सामने आया। रोहतक पुलिस ने गांव कहने में पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। तो हत्या का सनसनीखेज मामला जो है ये सामने आया है। रोहतक से एक विवाहिता की हत्या की गई है। जिस समय विवाहिता को गोली मारी गई उस समय उसका पति घर पर मौजूद नहीं था और अपनी भाभी को बचाने आए देवर पर भी गोलियां चलाई गई हैं। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले ही लड़की ने गांव के ही एक लड़के से प्रेम विवाह किया था और लड़की का परिवार सहमत नहीं था, लड़की का परिवार नाराज था, जिसके बाद इस तरह की जो वारदात है वो अब देखने को मिली है। ये एक सीसीटीवी भी सामने आया जिसमें कि कुछ आरोपी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 आरोपी बताए जा रहे हैं जो कि इस वारदात को अंजाम देकर वहां से भागे थे। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इन आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस सीसीटीवी को आधार बनाते हुए इन चारों की तलाश की जा रही है, इन चारों की पहचान की जाएगी। बता दें कि मृतका को जब गोली मारी गई और साथ में उसके देवर को जब गोली मारी गई, दोनों को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने मृतका जो जिसका नाम सपना है उसे जाते ही मृत घोषित कर दिया और साथ ही साहिल नाम का जो उसका देवर है वो फिलहाल पीजीआई में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है, जहां उसका इलाज जारी है। एक सीसीटीवी सामने है जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इन आरोपियों की तलाश जारी है। कल रात को मेरे पास फोन आया, अगला घर पास अगला फायरिंग होना है। घर पर पूछा इतने लेकर लिए थे। 4-5 जने बताए हैं। कौन है वो 4-5 जने? 4-5 जने काम के है। गांव के। गोली क्यों चलाई उनने? गोली मैंने कोर्ट मैच कर रखी है। गांव में कोर्ट में लगी है। तो किस किस को गोली लगी है? गोली मेरी घरवाली को लगी है, मेरे भाई को लगी है। तो अब घरवाले की कंडीशन या घरवाली की कंडीशन खत्म हो गई? खत्म हो गई। भाई की कंडीशन कैसे है? भाई ऊपर लेके जा रहे हैं। अच्छा, आप जिस टाइम पर आपको फोन आया आप थे? मैं अड्डे बता रहा हूँ। गांव के अड्डे पे थे। क्या करा करो आप? ऑटो चलाऊँ। ऑटो चलाया करो। ये कार्रवाई चाहो आप? कार्रवाई बढ़िया सजा होनी चाहिए। वो जो हमारे गांव का ही लड़का है और हमारे गांव की ही वो लड़की है। उन्होंने 3-3.5 साल पहले गांव में ही शादी करी थी। शादी करने के बाद वो रहते बाहर थे, वो तक रहने लगे थे। अब कुछ दिनों से वो गांव में ही रह रहे थे। उनको एक लड़का है और जी 2 बंदों को गोली लगी। वो लेडीज थी, वो तो मौके पे ही एक्सपायर हो गई थी। और जो उसका देवर है साहिल, जिसको गोली लगी है, वो फिलहाल ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है, उसका इलाज चल रहा है। किस बात की रंजिश थी आपस में? वो ऑनर किलिंग की है जी। गांव में दोनों गांव के ही थे और दोनों गांव में आपस में शादी कर रखी थी, इसलिए था जी। कौन है गोली मारने वाले? कोई पहचान? अभी पहचान नहीं हो पाई है जी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। आगे बढ़ते बात करते हैं दिल्ली आतंकी ब्लास्ट मामले की। जवाद सिद्दीकी का मकान अवैध घोषित कर दिया गया। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का संस्थापक है जवाद अहमद सिद्दीकी। इंदौर का महू स्थित घर तोड़ने की तैयारी है। प्रशासन ने 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। तो लगातार इस मामले में जांच तेज है और संस्थापक
के घर को भी अब अवैध घोषित कर दिया गया है। प्रशासन घर तोड़ने की तैयारी में है। प्रशासन ने 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है घर को खाली करने के लिए। तो जवाद अहमद सिद्दीकी जो कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का संस्थापक है और पूरा दिल्ली ब्लास्ट का जो कनेक्शन है वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ पाया गया। जब जांच एजेंसियों ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल शुरू की, दस्तावेज खंगालने शुरू किए तो एक एक कर परतें खुलती गई। यूनिवर्सिटी के संस्थापक के खिलाफ भी जो है क्रिमिनल बैकग्राउंड उसका सामने आया। उसके खिलाफ भी कई जो गंभीर आरोप हैं वो देखने को मिले हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक के घर को भी अवैध घोषित कर दिया गया है। इंदौर के महू स्थित घर को तोड़ने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। प्रशासन ने 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया है घर खाली करने के लिए। और वहीं हरियाणा में ऑपरेशन ट्रैक डाउन का असर दिखने लगा है। हरियाणा पुलिस का ऑपरेशन ट्रैक डाउन लगातार जारी है। सलाखों के पीछे पहुंचे हैं 4000 से अधिक अपराधी। 874 कुख्यात भी चंगुल में लिए गए हैं। 106 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आर्म्स एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। 33 मामले दर्ज किए गए और 39 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। झज्जर जिले में सर्वाधिक 13 मामले दर्ज किए गए। 13 मामलों में 16 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस का ऑपरेशन ट्रैक डाउन लगातार जारी है और ट्रैक डाउन के तहत कई अपराधियों को दबोचा गया है। 4000 से ज्यादा अपराधी सलाखों के पीछे हैं। 874 कुख्यात भी चंगुल में लिए गए हैं। 106 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आर्म्स एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 33 मामले दर्ज किए गए और 39 आरोपी गिरफ्तार किए गए। झज्जर जिले में सर्वाधिक 13 मामले और 13 मामलों में 16 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। और वहीं बड़ी खबर है पंजाब से। एंटी गैंगस्टर सेल का एक्शन देखने को मिला। अमृतसर में बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश हरजिंदर हैरी को ढेर कर दिया गया। एंटी गैंगस्टर सेल का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। आईएसआई से जुड़ा था हरजिंदर हैरी। आरोपी से विदेशी नंबर बरामद किया गया। पाकिस्तानी हथियार भी बरामद हुए। सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बता दें कि एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान ढेर किया गया है जिसे कि विदेशी नंबर मिला है और साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पाकिस्तानी हथियार भी इस आरोपी के पास से बरामद हुए। आईएसआई से जुड़े होने के आरोप इस पर लगे हैं तो एंटी गैंगस्टर सेल ने तुरंत एक्शन लिया है। अमृतसर में बदमाश के साथ मुठभेड़ में बदमाश हरजिंदर हैरी को ढेर कर दिया गया। एंटी गैंगस्टर सेल का यह बड़ा एक्शन देखने को मिला। आईएसआई से जुड़ा हुआ था हरजिंदर हैरी। ब्रेकिंग बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर है बदमाशों पर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। अलीगढ़ में कृपालपुर अंडरपास के पास मुठभेड़ हुई। थार कार सवारों से झड़प हुई है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में उटवारा के ग्राम प्रधान रवि शामिल है। आरोपियों के पास से थार कार और पिस्टल बरामद की गई। कई मुकदमों के आरोपियों पर लगातार कार्रवाई जारी है। तो बता दें कि पुलिस की ओर से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बदमाशों पर पुलिस ने एक्शन लिया है। थार कार सवारों से झड़प हुई थी। कृपालपुर अंडरपास के पास मुठभेड़ हुई थी। पुलिस ने 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। थाना टप्पल की पुलिस द्वारा आज रात्रि करीब 8 साढ़े 8 बजे ताहरपुर बम्बे के पास संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, जिसके क्रम में एक बाइक पर 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिन्हें थाना टप्पल की पुलिस द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा अंधाधुंध फायरिंग आरंभ कर दी गई। थाना टप्पल की पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ अपने सरकारी वाहन का आड़ लेकर के फायरिंग आरंभ की गई। कालांतर में थाना टप्पल की पुलिस द्वारा न्यूनतम आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए एक संदिग्ध व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, जिसके कब्जे से एक नाजायज़ तमंचा, एक जिंदा कारतूस एवं एक खोखा कारतूस बरामद हुआ एवं दूसरा संदिग्ध व्यक्ति मौके से अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी हेतु आसपास के क्षेत्रों में पुलिस द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। और वही बुलंदशहर में बेखौफ दबंगों का कारनामा देखने को मिला है। बुलंदशहर के पहासू में दबंगों ने गरीब परिवार पर हमला किया। घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की। ईंट पत्थरों और लात घूंसों से हमला किया है। 4 महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। परिवार दहशत के माहौल में है। पुलिस कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं। तो बता दें कि बेखौफ दबंगों का एक कारनामा सामने आया। इसका एक वीडियो भी सामने आया। घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की गई है। लात घूंसों से उन्हें मारा गया है। तो पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जो कि कई सवाल अपने आप में खड़े करता है। तो बुलंदशहर के पहासू में दबंगों ने गरीब परिवार पर हमला किया है। घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की गई। ईंट पत्थरों और लात घूंसों से हमला किया। 4 महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और इस वीडियो को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वीडियो में
ये पत्थर दिख रहे हैं, महिला के साथ होती हुई मारपीट दिख रही है। ये वीडियो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। परिवार इस समय दहशत के माहौल में है और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। आगे बढ़ते बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता फिर खराब है। कई इलाकों में गहरा कोहरा छाया हुआ है। बेहद खराब श्रेणी में है AQI। आनंद विहार में AQI 420 रिकॉर्ड किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। पंजाबी बाग में AQI 439 तक पहुंचा है। नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पीछे तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। दिल्ली में दमघोटू हवा ने सभी को परेशान किया है। लगभग 450 के करीब AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि काफी गंभीर श्रेणी में आता है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन 6 के 6 तस्वीरों में एक स्मॉग की परत साफ दिख रही है, जिससे कि लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर हो सकता है। अक्षरधाम, आनंद विहार, धौला कुआं, इंडिया गेट, मोती बाग और पंजाबी बाग की तस्वीरें हैं। लोगों के लिए भी हालांकि एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर वो घरों से निकलें तो मास्क का प्रयोग करें। मास्क पहनकर निकले। अपने घरों में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस समय हवा इतनी जहरीली है कि घरों में भी एयर प्योरीफायर की जरूरत महसूस होने लगी है। थोड़ी 10 साल से 15 साल से चल रहा है। इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है जब तक सरकार इसके ऊपर गंभीर रूप से काम नहीं करेगी। आप सोच रहे हो गाड़ियां बंद करा दो, इवन रोड करा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टारगेट रखो कि साल के कम से 2 करोड़ पेड़ दिल्ली में लगाने हैं। ये टारगेट रख के चलो। आप सोचोगे आज गाड़ी बंद करा दूँ, कल बिल्डिंग बंद करा दूँ। सरकारी बिल्डिंगों के काम चल रहे हैं, प्राइवेट बंद कर देते हो। इससे कहाँ पोल्यूशन रुकेगा? सर जी, ये प्रदूषण कम होना चाहिए। अब देखो, इस प्रदूषण के चक्कर में मेरी वाइफ इतना बीमार हो रही है, कुछ करूँ उसके चक्कर में सुबह सुबह आना पड़ रहा है मेरे को। हालांकि सरकार कहती है कि सुबह सुबह बताओ पार्क, मगर क्या करें, मजबूरी है। उसको कम करना चाहिए प्रदूषण।